एक जोक या एक मीम सबने देखा होगा। पापा लोग हमेशा संघर्ष की स्टोरी अपनी बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि स्कूल हम इस तरीके से जाया करते थे, पर क्या आपको पता है कि ये सच में भी होता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में संघर्ष बहुत बड़ी भूमिका लेकर आता है। जिसके पास सब कुछ होता है उसको पाने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको पाने के लिए सारा जहां होता है। मेरे ख्याल से मैं उसी स्थान से निकल कर आया हूँ जिसमें जहाँ कुछ भी नहीं था। आज से 40 साल पहले न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था। वहां से निकलकर संसद तक आना, उस क्षेत्र की समस्याओं को बेहतर तरीके से उठाना। अभी जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें नोटा का जो बटन है, इंदौर की अगर हम बात करें तो वो सेकंड सबसे ज्यादा वोट उस पे पड़े। कांग्रेस पार्टी ने लोगों को प्रेरित किया कि आप नोटा का बटन दबाइए। संसद में अगर आप किसी और देश के नारे लगा रहे हैं तो ये कितने हद तक मतलब सही है? उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया? जिनके इरादे देश को कमजोर करने के हैं वो खुशियां मना सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन मंसूबे पूरे नहीं होंगे। तमाम गठबंधन के अंदर कितनी गड़बड़ियां हैं हम सब जानते हैं। जिनका खानदान 60 साल तक सिस्टम में नहीं रहा, उसका बेटा सिस्टम नहीं आने से कैसे हो सकता? नाच न जाना है आंगन टेढ़ा, सुना है आपने? जी, वैसा ही है। नमस्कार, मेरा नाम है समीक्षा नारायण और आप देख रहे हैं द पिलर। अक्सर मैं भी एक युवा हूं और आप भी सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहते होंगे। एक जोक या एक मीम सबने देखा होगा जिसमें वो डैड जोक्स चलते हैं ना, जिसमें सब कहते हैं कि पापा लोग हमेशा संघर्ष की स्टोरी अपनी बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि स्कूल हम इस तरीके से जाया करते थे, तैर कर जाया करते थे और मिट्टी में जाया करते थे। पर क्या आपको पता है कि ये सच में भी होता है? ऐसे लोग हैं जो ऐसे समाज से आते हैं जिनको इतना संघर्ष करना पड़ता है और तब वो आगे बढ़ जाते हैं। आज जो मेरे साथ मौजूद है वो राज्यसभा मेंबर है सुमेर सिंह सोलंकी जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि जितने भी मैंने आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं मैं आपसे बहुत प्रेरित हुई कि आप ऐसी जगह से आते हैं, इतना संघर्ष किया है आपने, उसके बाद आज आप राज्यसभा मेंबर हैं और आज आपको 4 साल पूरे हो गए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी, थैंक यू। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने वो दुनिया भी देखी है, आदिवासी समाज से आप आते हैं, संघर्ष किया है आपने और आज आप एमपी है, तो कौन सा आपको बेहतर लगता है? मतलब पहले अच्छा लगता था अपने लोगों के बीच या यहाँ दिल्ली आके आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? मेरे ख्याल से अगर वो नहीं होता तो ये अच्छा नहीं होता। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में संघर्ष बहुत बड़ी भूमिका लेकर आता है। जी, और जो परेशानियां होती है वो व्यक्ति को बहुत मजबूत बनाती है। जो संघर्ष होता है वो व्यक्ति को बहुत मजबूत बनाता है। अभावों की दुनिया ही व्यक्ति को अगर कुछ पाने के लिए प्रेरित करती है तो वो अभावों की दुनिया है। जिसके पास सब कुछ होता है उसे पाने के लिए उसको पाने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको पाने के लिए सारा जहां होता है। मेरे ख्याल से मैं उसी स्थान से निकल कर आया हूँ जिसमें जहाँ कुछ भी नहीं था। आज से 40 साल पहले न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न कोई बहुत अच्छा स्कूल था। जी, आज वहाँ बेहतर सुविधाएं हैं। वहाँ से निकलकर संसद तक आना और संसद में आकर उस क्षेत्र की समस्याओं को बेहतर तरीके से उठाना, ये तब हो पाया है जब उस प्रकार की जिंदगी में हमारा पालन पोषण लालन पालन हुआ है। आपके क्षेत्र में भी कुछ टाइम पहले ही मैं आपसे मिली थी, वहाँ पे अभी भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, पानी की समस्या अभी भी है, लोग अलग अलग पहाड़ों पे रह रहे हैं। तो आप मतलब आपका क्या संकल्प है कि कितने सालों में आपने सोचा है कि 4 साल आपको अब हो गए हैं, अब कितना टाइम और लगेगा कि उन सबको वो सुविधाएं आप मुहैया करवा सके? देखिए, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जी, कोई समस्या एक ही दिन में हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ कभी सड़कें नहीं थी आज वहाँ सड़कें बन चुकी है। जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ बिजली पहुँच चुकी है। जहाँ पानी ठीक से नहीं मिलता था आज वो पानी की व्यवस्था हो गई है। जहाँ कोई स्कूल नहीं था वहाँ स्कूल हो गई है और जहाँ स्कूल था वहाँ कॉलेज हो गया है। और जहाँ रोजगार के कोई साधन नहीं थे वहाँ रोजगार के लिए छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित हो गए हैं। जहाँ कृषि के सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी क्योंकि बिजली नहीं थी, मोटर पंप नहीं थे, तो पानी खेतों तक नहीं पहुंचता था, लेकिन आज वो भी हो गया है। तो परिवर्तन तो आया है और परिवर्तन जो आया है, विकास जो हुआ है वो अभी 70% तक गाँव में हुआ है।
30% काम करना अभी भी बचा हुआ है। उस आजादी के बेहतरी होती 75 साल रहेगी हुए, धीरे-धीरे। आजादी के 75 साल हुए। हम्म, पिछली सरकारों ने जिस तरीके से काम करना था वैसा नहीं किया, लेकिन मेरा मानना है कि जिस 2014 के बाद प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को लेकर, उनके उस वाक्य को लेकर, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण करने वाली बात को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया, तो अब वो गति पिछले 10-15 सालों में इतनी तेज गति से विकास हुआ है कि अब लोगों को लगने लगा कि सचमुच में हमारे अधिकार अब हमें मिल रहे हैं और हमारे क्षेत्र का विकास अब हो रहा है। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और मुझे लगता है कि अगले 2 सालों में कुछ काम जो बचे हुए हैं वो भी पूरे होंगे। उनको मैं निरंतर सरकार के ध्यान में ला रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अगले 10 सालों के बाद किसी भी गांव में कोई समस्या जैसा शब्द नहीं रह जाएगा, वहाँ समाधान हो चुके होंगे। बाद में मेंटेनेंस की ही बात जिस तेजी से आप काम कर रहे हैं, यही लग रहा है कि कुछ समय में ही सबकी सारी समस्याएं जो है वो आप अपनी ओर से तो आप जितना कर सकते हैं उतना आप मिटा देंगे। आप मध्य प्रदेश से हैं, एक सवाल मैं वहाँ से पूछूंगी। अभी जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें नोटा का जो बटन है, इंदौर की अगर हम बात करें तो वो सेकंड सबसे ज़्यादा वोट उस पर पड़े हैं। तो ऐसा क्यों है? मतलब लोगों का विश्वास क्या, मतलब भाजपा, बाकी मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से भाजपा आई है, लेकिन क्या लोग कंफ्यूज थे कि इस बार भाजपा को वोट देना है, या कांग्रेस पे भी विश्वास नहीं है तो सीधा नोटा पे दबा दिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की जनता का बहुत हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, और ये मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास और आशीर्वाद है जी। दूसरी बात ये कि मैं जहाँ तक बात इंदौर लोकसभा की, तो इंदौर लोकसभा का मैं प्रभारी था, और वहाँ का प्रभारी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी बहुत दमदारी से चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस के कैंडिडेट ने वहाँ पर अपना नामांकन वापस ले लिया जी, और स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं मैदान में होने के कारण कांग्रेस पार्टी ने लोगों को प्रेरित किया कि आप नोटा का बटन दबाइए। तो कांग्रेस का जो परंपरागत वोट था वो नोटा के बटन को दबाने के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को करीब 12 लाख से अधिक वोट से विजय वहां पर प्राप्त हुई है जी। ये अपने आप में इस देश के अंदर रिकॉर्ड है इंदौर के नाम। दूसरी बात यह है कि नोटा के लिए जनता स्वयं नोटा का बटन दबाने नहीं गई। कांग्रेस का परंपरागत वोट जाता कहाँ? न तो वो भाजपा को दे सकता था, उसकी आदत नहीं है भाजपा को देने की, क्योंकि विपरीत विचारधारा है, और ना वो दूसरी पार्टियों के पास जा सकता, ना निर्दलीयों के पास जा सकता था। तो उनको तो कुल मिला के विरोध दर्ज कराना था, तो वो सारा शिफ्ट हो गया। तो वो सारा शिफ्ट हुआ, और उसके लिए कांग्रेस ने प्रायोजित तरीके से प्रचार किया, और सबको मालूम है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी यूपी सरकार ने नेम प्लेट जो होते हैं वो कहा है सबको लगाने को, कि जिसका जो नाम है वो आपकी दुकान के आगे होगा, क्योंकि कांवड़ यात्रा अभी चल रही है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने मनाही कर दी है उस पर। तो आप क्या इस फैसले के मतलब फेवर में हैं? देखिए, जब न्यायालय उस मामले में काम कर रहा होता है तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में किसी को बोलने का अधिकार नहीं होता। नहीं, आपका पर्सनल ओपिनियन? नहीं, पर्सनल भी कि मतलब होना चाहिए, जो कहेगा हम मानेंगे। मतलब हम एक ही देश में रह रहे हैं तो दुकान के आगे नाम देखो, न्यायालय की बात मानना देश की जनता को जरूरी है, वो न्याय का क्षेत्र है जी। जब कोई विषय वहाँ होता है तो उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है, विशेषकर वो व्यक्ति जो संवैधानिक पदों पर होता है जी। तो दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि अभी संसद में खूब हंगामा हो रहा है जब से संसद शुरू हुई है। ओवैसी का बयान आपने भी सुना होगा, किसी और देश के जय फिलिस्तीन के नारे लगाए उन्होंने। तो क्या ये सही है? मतलब संसद में अगर आप किसी और देश के नारे लगा रहे हैं तो ये कितने हद तक मतलब सही है? उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? देखिए, आज तो पहला दिन था संसद का, कल दूसरा दिन होगा, और ये 12 अगस्त तक चलेगी। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को छोड़कर बाहर का कोई नारा लगाता है तो वो ठीक नहीं है जी। ये किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप जिस देश की मिट्टी में पले बड़े हुए हो, जहाँ का नमक खाते हो,
जहाँ की आबो हवा आपको पल्लवित पुष्पित कर रही है, जी। जहाँ की जनता आपको निर्वाचित करती है, जनप्रतिनिधि बनाती है, उस क्षेत्र का व्यक्ति किसी बाहरी देश के बारे में कैसे बोल सकता है? अगर वो बोलता है तो उसके इरादे ठीक नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। हालांकि भाजपा को इस बार अच्छी खासी सीटें मिली है और अभी सरकार में है, लेकिन जितनी उम्मीद थी उससे कम रहा है इस बार तो। और ऑपोजिशन जो है वो स्ट्रांग हो गया है पहले से, जिसकी वजह से संसद में खूब रोज हंगामा ही हो रहा है जितना देखा जा रहा है। तो आपको लगता है कि काम करने में इससे मुश्किलें आएंगी लोगों के लिए? भारतीय जनता पार्टी के पास 293 सीटें हैं। राज्यसभा में भी बहुमत में हम, लोकसभा में बहुमत में है। एनडीए के सारे दल भारतीय जनता पार्टी के साथ है और एनडीए के रूप में चुनाव लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी की इंडिविजुअल सीटें 240 है, कांग्रेस की तो 99 है सिर्फ। बट वो कहते हैं हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। नहीं, तमाम गठबंधन के अंदर कितनी गड़बड़ियां हैं हम सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है और भविष्य में किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। संसद के अंदर चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों ही सदन में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल एनडीए बहुत मजबूत है। सारे विधेयक पारित होंगे और बेहतर तरीके से सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और देश को मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। जिनके इरादे देश को तोड़ने के हैं, जिनके इरादे देश को कमजोर करने के हैं, वो खुशियां मना सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन मंसूबे पूरे नहीं होंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी कि बजट जो है वो पेश होने वाला है, तो अक्सर मतलब जब भी बजट पेश हुआ है इन 10 सालों में, निर्मला सीतारमण का जो नाम आता है वो कहते हैं लोग कि मिडिल क्लास के लिए कुछ सामने नहीं आ रहा है, मिडिल क्लास परेशान है देश का। तो क्या लगता है इस बार कोई उम्मीद है कि मिडिल क्लास के लिए बजट में कुछ ऐसे प्रावधान पेश होंगे जिससे उन्हें? मिडिल क्लास से नीचे भी एक क्लास है जिनके पक्के मकान बने प्रधानमंत्री आवास के नाम से, उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिले, 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी मिली, किसानों को सम्मान निधि मिली, गांव-गांव तक पक्की सड़कें, सूर्य घर योजना, 3 करोड़ पक्के मकान हम अभी बनाने का और कैबिनेट में फैसला कर चुके हैं। सरकार हमारी काम कर रही है। मध्यम वर्ग के पास में आज तरक्की करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। मध्यम वर्ग जो चाहता है उसे देने के लिए सरकार अपने बजट में प्रावधान करती है। विपक्ष का हमेशा नारा रहता है गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, बेरोजगारी और महंगाई का रोना रोते हैं। देखिए, जिसको जमीन ही नहीं मिल रही है वो तो ऐसे ही रोता है। 60 साल तक क्या कर रहे थे? मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ, 60 साल तक आपने क्या किया? हमने तो 15 साल में वो करने का तय कर लिया जो आपने 60 साल में कभी नहीं किया। और जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कुछ भी बोल के सरकार की कार्रवाइयों को बाधित कर रहे, सरकार को चलने से रोकने की कोशिश कर रहे। राहुल गांधी भी अपने भाषण में कहते हैं कि मैं सिस्टम को अंदर से जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि कौन कितना भ्रष्टाचार फैला सकता है। तो अपने आप वो कहते हैं कि शायद नहीं, तो जो 60 साल में रहा है, जिनका खानदान 60 साल तक सिस्टम में नहीं रहा, उसका बेटा सिस्टम नहीं आने से कैसे हो सकता जी। वो तो सिस्टम जानते हैं, लेकिन सिस्टम का उपयोग कैसे करते थे और अब कैसे हो रहा है। अब एक बात बता देता हूं मैं कि उनकी सरकार में आर्थिक विकास की गंगा जो है ना, वो पार्लियामेंट से निकल के उनके महलों तरफ जाती थी। और अब नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से आर्थिक विकास की गंगा पार्लियामेंट से निकलकर झोपड़ियों की तरफ जाती है और झोपड़ियों के कायाकल्प में लगी है। ये अंतर है तब की सरकार में और आज की सरकार में। तो कांग्रेस, उसके सहयोगी दल, घमंडिया गठबंधन, ये तमाम तरीके के सारे लोग इकट्ठे हुए जरूर है और अकेले एक व्यक्ति को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों पर विश्वास जताया है। सरकार को तीसरी बार नेहरू जी के बाद, वो तब तो परिस्थितियां अलग थी,
देश आजाद हुआ था, कोई विकल्प नहीं था जनता के सामने, बहुत एक- बड़ी बात है, कोई एक नया विकल्प नहीं रिकॉर्ड था। क्रिएट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और लोगों को लोकतंत्र की समझ भी उतनी पूरी तरीके से नहीं थी, तब ये बटन दबाते थे, तब वो बैलेट पेपर से चिट्ठियां पर्चियां डलवाते थे। क्या और इसीलिए परेशान है इतने कि बैलेट पेपर से वापस होना चाहिए इलेक्शन? उनको लगता है कि वो 60 साल वाला जो युग है वो फिर से आ जाएगा, लेकिन अब आएगा नहीं। सीधा सा है, ईवीएम मशीन का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, और टेक्नोलॉजी के इस युग में कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस और बाकी जो गठबंधन की सारी पार्टियां हैं, उनका अभी बयान सामने आया कि ईवीएम पे चाहे जितनी भी सीटें वो जीत जाए, पर ईवीएम पे इल्जाम लगाना नहीं छोड़ेंगे, कि ईवीएम तो हैक है उनके हिसाब से। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सुना है आपने? जी। वैसा ही है कि कुछ नहीं हो तो ईवीएम मशीन पे दोष, खुद हार स्वीकार कर लो ना, ईवीएम मशीन के माथे क्यों पड़ रहे भैया? इतना सा बात है। करना चाहिए कांग्रेस को कि अब मेहनत करते, अच्छी मेहनत करें तो अच्छे फल प्राप्त होंगे। जैसी मेहनत करी वैसे फल उनको प्राप्त हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव जन कल्याण के कार्य किए हैं, गरीबों के कल्याण के कार्य किए हैं, विकास के काम किए हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरे सारे सवालों का आपने बहुत सटीक जवाब दिया। ऐसे ही और सीरीज और ऐसे ही लोगों का इंटरव्यूज देखने के लिए द पिलर से जुड़े रहिए। एक बार और मैं आपको बधाई देना चाहूँगी सर। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।